पाठालोचना प्राथमिक दृष्टि से क्या होता है, और इस विषय को लेकर आज मुझे आपके सामने प्रस्तुत होना है। यूनिट 1 में रखे गए जो टॉपिक है वो निम्नोक्त है। सबसे पहले हमको पाठालोचना की परिभाषा देखनी है कि पाठालोचना किसको कहते हैं। परिभाषा यानी परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। पर पाठालोचना के विषय में उनके सभी पहलुओं को पहचानने की बात होती है, या कहिए कि डेफिनेशन ऑफ द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, पाठ की आलोचना। पाठ यानी टेक्स्ट और आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। तो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, पाठ की आलोचना कैसे की जाती है, वह चीज क्या होती है। क्योंकि बीए कक्षा और एमए कक्षा तक छात्रों को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमारे एमए कक्षा, अनुस्नातक कक्षाओं में भी इस विषय से छात्र प्रायः अपरिचित रहते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये विषय नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाठालोचना है क्या चीज। दूसरा बिंदु है पाठालोचना का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें पाठालोचना करनी चाहिए। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तीसरा बिंदु है पाठालोचना की आवश्यकता क्या होती है। और चौथा बिंदु है पाठालोचना की संभावना है कि नहीं, पाठालोचना करने की कोई गुंजाइश है या नहीं। और पांडुलिपि संपादन एवं पाठालोचना में क्या संबंध रहा है। इन 5 बिंदुओं को मैं आज स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, स्लाइड नंबर 4 पर हम जाते हैं। तो व्याख्या एवं आलोचना में क्या अंतर है। तो जैसे कि अद्यावधि हमने जो भी शास्त्र पढ़े हैं, काव्य ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें भाष्य, टीका, टिप्पण, व्याख्या, व्याख्यान जैसे शब्द किसी भी सूत्र अथवा कारिका के अभिष्टार्थ का विशदीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है। वी आर अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स के भाष्य क्या है, टीका, टिप्पण, अवचूरी, व्याख्या और व्याख्यान। और उसके द्वारा प्रायः विशदीकरण का, जिस विषय को सूत्रबद्ध किया गया है या कारिकाबद्ध किया गया है, उस कारिका को या उस सूत्र को विवृत करके, विशद करके छात्र के मन में पूरा अर्थ प्रकट करने की कोशिश की जाती है, तो उसको व्याख्यान कहते हैं, भाष्य कहते हैं। हमारे वहां तो भाष्य किसको कहेंगे या व्याख्यान किसको कहेंगे, इसके भी लक्षण बनाए हैं, इसकी भी कारिकाएं हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। जहाँ सूत्र का अर्थ वर्णित किया जाता है, विवृत किया जाता है, और सूत्र में आए हुए प्रत्येक पद को लेकर, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा फॉर एग्जाम्पल, तो अथ शब्द का क्या अर्थ है, अतः क्या क्या अर्थ है, ब्रह्म जिज्ञासा में कौन सा विग्रह करना है, समासिक पद है तो कौन सा समास है। तो सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। भाष्य इसी को कहा जाता है कि जहां सूत्र में आए हुए पदों को और भाष्यकार के स्वयं के पदों को भी विवृत किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। उसी तरह से जो व्याख्यान का लक्षण दिया गया है, व्याख्यान 5 प्रकार से होता है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम पंचविधम विदुः पंचलक्षणम। तो पदच्छेद किया जाता है, पद को तोड़ तोड़ के, समास होता है तो उसको विच्छेद करके, विग्रह करके, और प्रत्येक पद की अर्थ कहानी कही जाती है, इस पद में से क्या अर्थ प्राप्त हो रहा है। विग्रहो वाक्य योजना, सामासिक पद का यदि सूत्र में प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग किया गया है, तो उसका विग्रह दिया जाता है।
और वाक्य योजना यानी अन्वय। पूरा श्लोक तो छंद की अनुकूलता के आधार पर लघु गुरु की पैटर्न को देखते हुए क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, विधेय, उद्देश्य सब आगे पीछे हो जाता है। तो वाक्य की योजना कैसे करनी है? कर्ता कर्म क्रियापद के ऑर्डर में गद्य वाक्य का जो पदक्रम होता है, जो निश्चित रूप से हमारे मन में स्थिर होता है, उस वाक्य की योजना के लिए अन्वय दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो व्याख्यानकर्ता के पास, टीकाकर्ता के पास ये अपेक्षा रखी जाती है तो वह प्रत्येक श्लोक का अन्वय भी दिखा दे। अन्वय यानी वाक्य योजना। तदनंतर आक्षेपस्य समाधानम, ये विशेषण क्यों डाला गया, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो पहले प्रश्न उठाए जाते हैं, सूत्र में अमुक पद क्यों रखा है, तो आक्षेप करके बाद में उसका समाधान दिया जाता है। यानी प्रत्येक पद के पीछे सूत्रकार के मन में रहा क्या भाव है, क्या अभिप्सित अर्थ है, उस सब को खोलने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे 5 प्रकार के गुण वाला व्याख्यान होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि व्हाट इज भाष्य एंड व्हाट इज व्याख्यान, किंतु आलोचना उससे भिन्न चीज है। मैं आज आपके सामने सबसे पहले ये बिंदु रख रहा हूं, पाठालोचना को समझने के लिए पहले व्याख्यान क्या है वो आपको समझना है। तो व्याख्यान और भाष्य को इस रूप में हमने समझ लिया। अब आलोचना का मर्म क्या है, आलोचना किसको कहते हैं। वैसे तो असमन्तात लोचनम दर्शनम, किसी भी चीज को चौपास से देखना, असमन्तात लोचनम प्रेक्षणीयम। किसी भी चीज को हस्ता मलक हाथ में जैसे आंवला होता है तो हम चारों ओर से उसको देख सकते हैं, तद्वत किसी भी चीज को ठीक तरह से चारों दृष्टि से, चौपास से, ऊपर नीचे से, चहु दिशा से, दशो दिशा से किसी को देखना, वो उसका प्राथमिक अर्थ है आलोचना का। लेकिन अर्थ विस्तार भी होता है। तद अनुसार देखा जाए तो आलोचना शब्द के साथ गुण एवं दोष का विवरण जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज का गुण पक्ष भी देखना और दोष पक्ष भी देखना और दिखाना, उसको आलोचना कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की जब आलोचना करते हैं तो उनका गुण पक्ष भी कहते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या दोष रहे हैं वो भी कहते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, दोनों दिखाते हैं हम, तो उसको आलोचना कहते हैं। और आलोचना के साथ साथ एक समयानुक्रम का, पौर्वापर्य का विचार भी जुड़ा हुआ रहता है कि पहले ये आदमी ऐसा था, अब ऐसा बदल गया है। इन द सीक्वेंस ऑफ टाइम, कि बाल्यावस्था में या युवावस्था में तो ये व्यक्ति ऐसा शरारती था, बाद में सुलझा हुआ आदमी बना है। तो हम समय के परिप्रेक्ष्य में भी किसी चीज को जब देखते हैं तो उसको आलोचना कहते हैं। ये सारी बात हम पांडुलिपियों पर लागू करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से व्हाट इज आलोचना उसको पहले, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, हम किसको विवेचन कहते हैं, किसी को आलोचना कहते हैं, उसका मर्म पहले ध्यान से समझ लीजिए। उसमें केवल स्पष्टीकरण, विशदीकरण का भाव नहीं है, उससे आगे बढ़कर बात है। गुण पक्ष भी कहना, दोष पक्ष भी कहना, वह भी समय के परिप्रेक्ष्य में कहना, और साथ साथ में कंपैरेटिव स्टडी हम दिखाते हैं। आलोचना करने के लिए व्यक्ति को न केवल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना है, उस व्यक्ति को हमें कंपैरेटिव स्टडी से भी देखना चाहिए कि फलाना आदमी ऐसा है, उससे ये बेहतर है। तो व्हेन वी आर एडिंग सम कंपैरेटिव स्टडी, तो वो भी आलोचना का एक बिंदु बन जाता है। तो आलोचना करने के, कहने के साथ उसमें 3 चीज जुड़ जाती है। गुण दोष का कथन, ऐतिहासिक या समय के परिप्रेक्ष्य में देखना, और तुलनात्मक दृष्टि से देखना। जब इतना काम हम करते हैं तो उसको विवेचन कहते हैं, क्योंकि विवेचन में पृथक्करण का भाव है। विवेचन शब्द विच धातु से बनता है, दूध पानी को अलग करना, उसको विवेक कहते हैं। क्या सही है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या दोष है, पहले कैसा था, अभी कैसा है, फलाने की तुलना में ये कैसा है। तो ये सारी बात जब हम प्रस्तुत करते हैं, इन सारे दृष्टिकोण से, इन सारे तर्क से किसी चीज की परीक्षा करते हैं, तो उसको आलोचना कहते हैं।
तो पाठालोचना शब्द में जो आलोचना शब्द पड़ा है, उस आलोचना शब्द को जब तक आप ठीक तरह से नहीं समझेंगे, तब तक पूरा पाठालोचना भी नहीं समझ पाएंगे। तो व्याख्यान एक अलग चीज होती है, और उससे पृथक और उससे ऊपरी स्तर की जो बात होती है, वो आलोचना में आती है। तो अब देखिए आलोचना के कितने प्रकार हैं। जो आलोचना है वो दो प्रकार की दिखाई पड़ती है। स्लाइड नंबर 5 पर हम चल रहे हैं। एक होती है साहित्यालोचना, यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या किया जाता है, तो कहते हैं कि जब काव्य में सन्निवेशित अलंकार, तो आलोचना के दो प्रकार होते हैं, साहित्यालोचना एवं पाठालोचना। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, जो हमको अभी तक बीए कक्षाओं में, एमए कक्षाओं में पढ़ाया गया है, उसके अंदर क्या है कि जो साहित्य की काव्य शास्त्रीय आलोचना की बात होती है, उसमें काव्य में सन्निवेशित क्या क्या अलंकार है, क्या रीति है, उसके ओज या गुण कैसे हैं, शैली कैसी है, वैदर्भी शैली कैसी है, श्रृंगार रस कैसा है, तो रस विषयक चर्चा और पात्रालेखन, चरित्र चित्रण, तो ये सारी जब बातें होती हैं तो उसको साहित्यिक समीक्षा कहते हैं, साहित्य शास्त्रीय समीक्षा कहते हैं, जो अद्यावधि बीए कक्षाओं में और एमए कक्षाओं में आप जानकर समझ कर आए हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं बताई गई है कि उसमें पाठालोचना भी होती है। साहित्यालोचना के साथ साथ एक पाठालोचना का बिंदु आज मैं नया जोड़ रहा हूं। तो कवि या शास्त्रकार ने, जब हम कोई ग्रंथ, प्रकाशित ग्रंथ हाथ में लेकर देखते हैं, पढ़ते हैं, अभी तक वो काम हमने नहीं किया है लेकिन अब हम करते हैं। मान लीजिए कि रघुवंश आपने हाथ में लिया या अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पढ़ने के लिए लिखा, तो आप ऐसा मान के अभी तक जी रहे थे कि जो छपी किताब में आप पढ़ रहे हैं वही कालिदास ने लिखा था। अभी तक आप ब्लिसफुली इनोसेंट रहे हैं, एकदम निर्दोष बाल बुद्धि से आपने मान लिया कि यही बाण भट्ट की कादंबरी जो बाण भट्ट ने अपने हाथ से लिखी थी, वही मैं छपी किताब में पढ़ रहा हूँ। भास ने जो नाटक लिखे थे वही मैं उसी रूप में पढ़ रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतल जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से या चौखंबा से प्रकाशित है, वही कालिदास ने लिखा था। ऐसी बाल बुद्धि से हमने मान लिया था। लेकिन जैसा ही हम पाठालोचना के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहां पर शंका से आगे बढ़ना है। यू हैव टू रेज ए क्वेश्चन। आपको प्रश्न करना है कि क्या यही लिखा था जो मैं पढ़ रहा हूं, या सृष्टि सृष्टुराद्या वह दिविधिहुतम या हविर्या चहोत्री, ये जो नंदी पद्य में पढ़ रहा हूं, क्या वही कालिदास ने लिखा था या कोई नटमंडली ने उसके साथ कोई खिलवाड़ किया है। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग सम क्वेश्चन, सम डाउट्स अबाउट द ट्रेडिशनल टेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही जो कृति है, पाठ है, शास्त्र ग्रंथ है, उसी की मौलिकता के विषय में, उसकी सच्चाई के विषय में जब हम प्रश्न करते हैं कि क्या यही उन्होंने लिखा था, तो मुझे लगता है कि वहां से आलोचना शुरू होती है। तो कवि या शास्त्रकार ने क्या यही लिखा था, ऐसा प्रश्न उठाकर कृति के लिखितांश की जब आलोचना की जाती है, लिखितांश की, दैट विच इज रिटन, रिटन मीन्स प्रिंटेड एज वेल एज रिटन इन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो प्रकाशित ग्रंथों में है और उसी ग्रंथ की जो पांडुलिपियां हैं, उसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या वही कालिदास ने लिखा था, वही मूल शास्त्रकार ने लिखा था। ऐसा डाउट क्रिएट करते हैं, शंका जताते हैं हम, तो वो पाठालोचना का द्वार शुरू होता है। वहां से पाठालोचना के क्षेत्र में हम कदम रखते हैं। तो ऐसा करने में, जिसमें लिखितांश की शुद्धि अशुद्धि, उसका पौर्वापर्य और तुलनात्मक दृष्टि से गुणदोष की परीक्षा शुरू हो जाती है। अब ये जो दो तरह की आलोचना आपके सामने मैंने रखी, एक होती है साहित्य आलोचना, जो अद्यावधि आप लोग करते आए हैं बीए कक्षा की परीक्षाओं में और एमए कक्षाओं की परीक्षाओं में। आपने जो भी लिखा है वो आपने साहित्यालोचना लिखी है और उसी के मार्ग पर आप आगे बढ़े हैं।
अब जब आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया है कि मैं मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में अपने आप को सन्नद्ध करना चाहता हूं, तो आपको पाठालोचना के विषय में जानना है। और पाठालोचना में क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी बाल बुद्धि का त्याग करना है। छपी किताब में जो है वही कालिदास ने लिखा था, वही शंकराचार्य ने लिखा था, ऐसा न माने। मूल में क्या होगा उसको देखने के लिए आपको उस ग्रंथ के पांडुलिपियों की दुनिया में जाना पड़ेगा। यानी कल तक आप लोग प्रिंटेड बुक्स की लाइब्रेरी में जाते थे, लेकिन अब आपको सही संशोधन करने के लिए, सही अनुसंधान करने के लिए पांडुलिपियों के संग्रहालय में जाना होगा। पांडुलिपियों के संग्रहालय में जब जाएंगे, पांडुलिपियां देखेंगे, तो ऐसी जो आपने शंका जताई है कि क्या कालिदास ने यही लिखा था, तो वो आपकी आशंका दृढ़ होती चली जाएगी। अरे ऐसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी है। तो पाठ एक रूप नहीं रहेगा, वो निरंतर पाठ में वैविध्य आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसी स्थिति है। तो पाठालोचना में आपको परंपरागत पाठ में आशंका जतानी है। तो स्लाइड नंबर 6 पर हम चलते हैं अभी। तो पाठ अथवा पाठ्य ग्रंथ। अब पाठालोचना और साहित्यालोचना का अंतर समझ लेने के बाद, जो पाठ किसको कहेंगे? पाठालोचना शब्द भी सामासिक शब्द है, उसमें पाठ शब्द भी है, आलोचना भी है। तो नाउ वी आर रिफरिंग ओनली पाठ। पठ धातु से घय प्रत्यय होकर ये पाठ शब्द बना है। तो पाठालोचना में पाठ शब्द से क्या अभिष्ट है? तो यह श्रूयते, यह पठ्यते स पाठः। जो वेद मंत्र को हम सुनते आए हैं, यानी मौखिक परंपरा से जो गुरुमुख से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी पाठ है, वेद मंत्रों का पाठ होता है। यह पठ्यते का मैंने एक एक्सटेंशन दिया है आपको, यह श्रूयते तदपि पाठः सापि पाठः। तो यह श्रूयते गुरुमुखात्, उत वा यह पठ्यते पांडुग्रंथेषु तत्सर्वं पाठ इति पदेन उच्यते। कवि या शास्त्रकार की किसी भी कृति जो मौखिक परंपरा से या लिखित परंपरा से संचरित हुई हो, उसे पाठ या पाठ्य ग्रंथ कहते हैं। ठीक है? तो ओरल ट्रेडिशन भी मान्य है, उसको भी हम पाठ कहेंगे। एट द सेम टाइम दैट विच हैज ए रिटन इन ट्रेडिशन, लिखित रूप में परंपरागत रूप से जो चला आ रहा होता है, उसको भी पाठ कहते हैं। ठीक है? अब उस पाठ की आलोचना करनी है। वेद मंत्रों में जो पाठ चला आ रहा है, वेदांगों का भी हम मुखपाठ करते हैं, तो वो जो श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, या बौद्ध ग्रंथ है या जैन के आगम ग्रंथ है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी जो धर्मोपदेश किया था, वो धर्मोपदेश उनके द्वारा मौखिक रूप से दिया गया था, वो भी श्रुति परंपरा से बौद्ध साधुओं ने याद करके रखा है। तो उनके पाठ की आलोचना करना है। क्या बुद्ध जो बोले थे वही आज हम प्राप्त कर रहे हैं? उसमें भी शंका जतानी है। दैट विच इज कम टू अस इन अ ओरल ट्रेडिशन इज ऑल्सो डाउटफुल। वो सही नहीं हो सकता है, उसमें कुछ घालमेल हुई होगी। तो लिखित परंपरा हो या मौखिक परंपरा हो, उन सब की हमें परीक्षा करनी चाहिए, उसको पाठालोचना कहते हैं। तो ऐसी लिखित परंपरा से संचरित हुए जो भी होते हैं टेक्स्ट, उस पाठ के रूप में क्या क्या हो सकता है, किसको हम उसमें गिनती में ले सकते हैं? एक होता है ऐतिहासिक सूचना देने वाले कोई भी लिखित अंश, यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। राजाओं की वंशावली हो, राजाओं की विजय यात्राओं हो, राजाओं की टैक्सेशन व्यवस्था या नगर चर्चा के बारे में कोई न्यायपालिका के संदर्भ में कोई डॉक्यूमेंट हो, या किसी को दान पत्र दिया गया हो, जो भी ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको भी पाठ कहते हैं। नंबर 1, धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भगवत गीता हो, रामायण हो और मनुस्मृति हो, तो ऐसे जो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसको भी पाठ कहेंगे। ऐसे ऐसे पाठों की हमें आलोचना करनी है। इसीलिए पहले
पाठ पद से किस किस को गिनती में लेना है वो हमें पकड़ना है। यदि हम इसको पहले काउंट डाउन कर लेते हैं, काउंटिंग में ले लेते हैं, तो आलोचना के विषय बनने वाले कौन कौन होते, एक तो धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं वो हमारी आलोचना का विषय बनेंगे। उसी तरह से तीसरा बिंदु है मानवीय संवेदनाओं से संबद्ध काव्य साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का निरूपण करने वाले सभी प्रकार के लिखित दस्तावेज हो सकते हैं। दिस आर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट विच वी आर डीलिंग विथ, जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। वो ऐसे ऐसे लिखित पाठ होते हैं, ठीक है। तो मानवीय संवेदनाओं से यानी प्योर लिटरेचर जिसमें सुख दुख की बात होती है, श्रृंगार वीर हास्य इत्यादि रस की बात होती है। तो मानवीय संवेदनाओं यानी मानव के सुख दुख की कहानी जिसमें होती है, मानव की फीलिंग्स की बात होती है, ऐसे साहित्य भी हमारी पाठालोचना का विषय बनेंगे। उसी तरह से मान लीजिए कि लीलावती नाम का मैथमेटिक्स का ग्रंथ है या आयुर्वेद का ग्रंथ है, शुल्ब सूत्र इत्यादि हैं। तो जो भी ऐसे ज्ञान एवं विज्ञान से जुड़े ग्रंथ है, ये सारे लिखित रूप में पांडुलिपियों में संग्रहित है और हम तक पहुंचाए गए हैं। तो ये पाठालोचना का कार्यक्षेत्र है। पाठालोचना के कार्यक्षेत्र में इन सब का समावेश होने वाला है। इन सब के परंपरागत पाठ पर हम आशंका करेंगे कि क्या यही लिखा था या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। दिस इज द पॉइंट। टेक्स्ट में बी either autograph or they may be transmitted text. These again being immediate copies of autographs or copies of copies to any degree. देखिए, जो हमारे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है 100-150 साल पहले, जो क्योंकि ये पूरी पाठालोचन की टेक्सुअल क्रिटिसिज्म की विद्या यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ अंग्रेजों के संपर्क के कारण भारत में आई है, जिसको हम संस्कृत पर लागू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में व्हाट दे अंडरस्टूड बाय टेक्स्ट एंड टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, उसको जानने के लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को देखना चाहिए। तो मैंने वहां से एक उदाहरण लिया है आपके लिए। टेक्स्ट में भी आइदर ऑटोग्राफ्स, मूल ग्रंथकार का या कवि का शास्त्रकार का स्वहस्तलेख, ऑटोग्राफ यानी स्वहस्तलेख भी पाठ कहा जाता है। नंबर 1, दे में बी ट्रांसमिटेड टेक्स्ट, यानी एक पांडुलिपि से दूसरी, दूसरी से तीसरी पांडुलिपि, तीसरी से चौथी पांडुलिपि बनाना। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जो चला आता है पाठ, उसको ट्रांसमिटेड टेक्स्ट कहते हैं या संचरित पाठ कहते हैं। पाठ का संचरण होता है, एक पीढ़ी के हाथ से दूसरी पीढ़ी के पास वो पाठ जाता है। वो मौखिक परंपरा से भी हो सकता है, गुरु से हमने शिष्यों ने सीखा, शिष्य जब बड़ा हो जाएगा वो भी गुरु बनेगा, उनके अन्य नए चेले आएंगे तो वो उनको वो ज्ञान देगा। तो दिस इज द मेथड कि जैसे हम पाठ को संचरित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचाते हैं, वो भी पाठालोचना का विषय बनता है। स्वहस्तलेख। नंबर 2, प्रतिलिपि की प्रतिलिपियां, पांडुलिपियों की पांडुलिपियां जो बनती चली आ रही हैं, वो सब पाठालोचना का विषय है। और वो ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी पांडुलिपि ही होनी चाहिए, वो 100वीं पांडुलिपि भी हो सकती है या 1000वें क्रमांक पर आई हुई भी पांडुलिपि हो सकती है। दिस अगेन बीइंग इमीडिएट कॉपीज ऑफ ऑटोग्राफ और कॉपीज ऑफ कॉपीज टू एनी डिग्री, किसी भी क्रम में उत्पन्न हुई, किसी भी क्रम में प्रतिलिपिकरण के माध्यम से बनाई गई जो पांडुलिपि होती है, वो पाठ कहा जाता है। अब भारत सरकार ने मैन्युस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, उसका एक आपको कायदा कानून की दृष्टि से यदि आपको जानना है कि किसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं, क्या मेरे पापा ने मुझे जब मैं हॉस्टल में था और मुझे पत्र लिखा था, क्या मैं उसको पांडुलिपि कह सकता हूं? नो, यू कैन नॉट। एनी रिटन डॉक्यूमेंट शुड बी मिनिमम 75 ईयर्स ओल्ड। 75 साल पुराना जो भी लिखित पाठ होता है, 75 साल पहले महात्मा गांधी का लिखा हुआ कोई पत्र हो या जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ कोई पत्र है जो 75 साल से अधिक पुराना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए पांडुलिपि।
पांडुलिपि कहलाने के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाने के लिए ये कानूनी प्रावधान बनाया है भारत सरकार ने कि किसका प्रिजर्वेशन हम करेंगे। जो 75 साल से अधिक पुराना होगा उसको पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, तो पाठालोचना का उदय किस विद्या के साथ जुड़ा है, ये भी बहुत जानने योग्य बिंदु है कि जब यूरोपियन कंट्रीज में से ये बात हमारे पास आई तो पाठालोचना को भाषा शास्त्र की एक प्रशाखा के रूप में विकसित हुई विद्या मानी गई है। इट इज ए सब ब्रांच ऑफ कंपैरेटिव फाइलोलॉजी। फाइलोलॉजी यानी भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र की ये ब्रांच होने के का कारण क्या है? आपको आश्चर्य होगा कि पाठालोचना भाषा शास्त्र के साथ कैसे जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन यूरोपियन वर्ल्ड में जब ये विद्या का प्रादुर्भाव हुआ तो उन लोगों ने उस समय पर उसको पहले भाषा शास्त्र के साथ जोड़कर देखा है, क्योंकि एक ही ग्रंथ की अलग अलग पांडुलिपियों में कतिपय शब्द रूप बदले हुए परिवर्तित रूप में प्राप्त होते उन्होंने देखे। और यहां पर जो शब्द परिवर्तन की प्रक्रिया है वही तो भाषा शास्त्र का विषय था, उनका प्रधान विषय था कि पहले के जमाने में ये शब्द इस रूप में बोला जाता था, अब बाद में ऐसा बोला जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक दो उदाहरण मैंने यहाँ रखे आपके लिए। जैसे कि वेदों में कुह है, नासदीय सूक्त में, और कुह में से कुत्र शब्द डेवलप हुआ है। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, वो भी जानने योग्य विषय है कि हयवरट में जो ह है ना वो अर्धस्वर है। यकार तो है ही अर्धस्वर, लेकिन हयवरट का ह और हल का ह भिन्न है। तो कुह नाम का जो अव्यय है, निपात है वेदों में वर्णित, वो अर्धस्वर है, हयवरट का ह है। उसके कारण उसके आगे आया हुआ कु का उकार, उसमें इको एणची की प्रवृत्ति होकर क्व बन गया, कुत्र नहीं क्व बना है। कुह में से क्व जो अव्यय बना है कुत्र अर्थ वाला, वो कुह से क्व बना है। तो जो शब्द की विकास यात्रा होती है वो भाषा शास्त्र का विषय होता है। उसी तरह से पर्ण शब्द है संस्कृत में, प्राकृत में उनमें से पण्य बन जाता है और पण्य में से कालक्रम से पान नंबर हो जाता है, पान। तो पर्ण पण्य पान ये भी भाषा शास्त्र का विषय। उसी तरह से कोई ग्रंथ प्राचीन समय में लिखा गया था, जब उसकी दूसरी पांडुलिपियां बनती है, तीसरी पांडुलिपि बनती है, चौथी पांडुलिपि बनती है, तो उस समय पर उसमें परिवर्तन होता है। इसीलिए यूरोपियन स्कॉलर ने आरंभ में ऐसा सोचा कि टेक्सुअल क्रिटिसिज्म इज कनेक्टेड ब्रांच विथ फाइलोलॉजी। ये फाइलोलॉजी की उपशाखा मानी जाए। दक्षिण शब्द से जैसे दाहिना शब्द आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, उन लोगों ने ऐसा भी सोचा कि पाठालोचना ये बिब्लियोग्राफी का यानी लाइब्रेरी साइंस का विषय है। पाठालोचना को पुस्तक सूचीकरण यानी बिब्लियोग्राफिकल जो लिस्टिंग होती है कि कौन सी पांडुलिपि किस जमाने में लिखी गई, उसके बाद उनमें से कौन सी कॉपी हुई, तो दूसरी तीसरी कॉपी या फलानी फलानी शताब्दी में कैसे कैसे पांडुलिपियां बनी। तो पांडुलिपियों के लेखन काल को ध्यान में लेकर भी उसका सूचीकरण होता है। इसीलिए यूरोपियन विद्वानों ने पाठालोचना को बिब्लियोग्राफी की सब ब्रांच बनाई, बता दी। तो आरंभ काल में ऐसा एक कॉन्सेप्ट रहा था कि इट इज नॉट एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट ए डिफरेंट फैकल्टी। लेकिन लेटर ऑन उसको एक स्वतंत्र दर्जा मिल गया है। तो आरंभ काल में ये किस विद्या से जुड़ी थी, ऐसा प्रश्न यदि आपको पूछा जाए तो आपको ये जानना चाहिए कि ये भाषा शास्त्र के साथ जुड़ी उपशाखा थी और बिब्लियोग्राफी के साथ जुड़ी शाखा थी, जो आंशिक रूप से सत्य भी है। ये बात सही भी है कि इन लोगों ने जो सोचा था वो गलत नहीं था। इट कैरीज सम मीनिंग, देयर इज सम सेंस। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ऐसी स्थिति में जैसे ग्रंथों के विविध संस्करणों का प्रकाशन वर्ष को हम देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसका कालानुक्रम बताते कि पहले तो ऐसा छपा था, बाद में ऐसा परिवर्तन हो गया। शेक्सपियर के ड्रामा में ऐसा हुआ है। शेक्सपियर के ड्रामा में, शेक्सपियर के समय में भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे,
और उनके मर जाने के बाद उनके नटों के एकत्र करके उनके डायलॉग जिन्होंने कंठस्थ किए थे, उन कंठस्थ किए संवादों को एकत्रित करके उसके नाटक को प्रकाशित किए गए हैं। तो प्रारंभ काल में शेक्सपियर के डायलॉग कैसे थे, उस जमाने की यानी 15वीं शताब्दी की इंग्लिश तो भिन्न थी, वर्तमान की अंग्रेजी भाषा भिन्न है, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। तो वो कंपैरेटिव फाइलोलॉजी का भी विषय था और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का भी, हिस्टोरिकल चेंजेस का भी विषय था। तो इस अर्थ में यूरोपियन स्कॉलरों ने पाठालोचना का उदय इन दो के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में परिस्थिति बदल गई। अब ये देखिए, एक विंटन ए डियरिंग नाम का स्कॉलर है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रहा 1975 में, 1975 में इस विद्वान का बहुत बड़ा नाम उछला था विद्या जगत में। उन्होंने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टेक्सचुअल एनालिसिस नाम का ग्रंथ लिखा है, कुल मिला के 2 ग्रंथ लिखे हैं। और ये महाशय ने टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के बारे में क्या कहा है वो कोटेशन उनका देखने लायक है। विद्वान का नाम है विंटन ए डियरिंग, ठीक है। आप गूगल आर्काइव में देखेंगे तो उनके ग्रंथ आपको मिल भी जाएंगे। जो यदि जिज्ञासा ज्यादा है तो इस व्यक्ति के ग्रंथ को आप प्राप्त कर सकते हैं। When a document of any sort, कोई भी लिखित दस्तावेज, when a document means लिखित दस्तावेज यानी पांडुलिपियां। When a document of any sort, किसी भी प्रकार का जो लिखित पाठ होता है, वो चाहे साहित्य से जुड़ा हो, लिटरेरी हो, हिस्टोरिकल हो, म्यूजिकल हो या कार्टोग्राफिक यानी नक्शा विद्या, नक्शा भारत देश का नक्शा बनाते हैं, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का हम नक्शा बनाते हैं। वर्तमान में हम भारत देश में अब देखेंगे तो भारत देश में कश्मीर के ऊपर वाला भाग है, तो जो पाकिस्तान वाला अपना नक्शा बताएंगे वो कश्मीर को अपने पाकिस्तान का भाग बताएगा, और हम बताएंगे हमारा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो नक्शाओं के भी अलग अलग समय में, अलग अलग शताब्दियों में जो पाठ मिलते हैं, जो स्वरूप मिलते हैं, वो भी पाठालोचना का विषय है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले अंग्रेजों ने कैसा भारत देश का नक्शा खींचा था, वो नक्शा भी पाठालोचना का क्षेत्र होता है। तो व्हेन ए डॉक्यूमेंट ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी प्रकार का लिखित स्वरूप, वो चाहे साहित्य से जुड़ा हो, इतिहास से जुड़ा हो, संगीत शास्त्र से जुड़ा हो, गणित शास्त्र से जुड़ा हो, आयुर्वेद से जुड़ा हो या नक्शा विद्या के साथ जुड़ा हो, एग्जिस्ट इन कॉपीज दैट डिफर अमंग देमसेल्व्स। पाकिस्तान का नक्शा अलग होगा, भारत का नक्शा अलग होगा, सब एक दूसरे की जमीन हड़प लेने के लिए अलग अलग तरह के नक्शा निकालते। चाइना वाला हमारा भाग पढ़ाने के लिए भारत के भाग को अपने प्रदेश में दिखाया देगा। तो इसकी पाठालोचना होनी चाहिए कि अंग्रेज लोग किस स्वरूप में हमको इस देश का नक्शा सौंप के गए थे। तो प्राचीन से प्राचीनतर पाठ क्या था, प्राचीनतम से प्राचीनतम क्या स्वरूप था, उसकी गवेषणा में जाना पड़ता है। छपी किताब पर विश्वास नहीं करने का मतलब ये मैं दिखा रहा हूं कि आज जो छपा है वो कल पहले नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, उससे कुछ अलग था, और मूल कवि ने और कुछ लिखा होगा। तो दिस इज द सिचुएशन। इसीलिए आप एक नई दिशा में जा रहे हैं। आपको यदि सही अनुसंधान करना है तो समझ लीजिए कि परंपरागत पाठ भी नित्य परिवर्तनशील होता है, परिवर्धनशील भी होता है। तो उसके कारण उसकी समीक्षा, उसकी आलोचना होनी चाहिए। इट इज ऑफ्टन ऑफ इंटरेस्ट टू डिटरमाइन द डेरिवेशन ऑफ कॉपीज। कहाँ से ये पांडुलिपियां चली आ रही, किसमें से कॉपी करके ली गई, इस सब को एक अभ्यास का रसप्रद विषय बन सकता है हमारे लिए। एंड इफ नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट लॉस्ट कॉपीज फ्रॉम विच द एक्सटेंट हैव डेसेंडेड। वर्तमान में जो पांडुलिपि है वो कौन सी पुरोगामी पांडुलिपि में से चली आई है, उस विलुप्त हुई, कालग्रस्त हो गई पांडुलिपि में क्या लिखा होगा, उसकी गवेषणा करना, वो हमारा लक्ष्य होता है। उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है कि पहले के जमाने में तो ऐसा भारत देश का नक्शा था। बृहद भारत देखेंगे, बृहद भारत का नक्शा, तो उसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान सारा हमारा था, म्यांमार, नीचे वाला श्रीलंका, सब भारत खंड के नाम से पुकारा जाता था। जम्बूद्वीप जी पे करके हम जो संकल्प बोलते हैं, उसमें तो भारत की सीमाएं बहुत बड़ी थी। तो
प्राचीन से प्राचीनतर स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मौलिकता हाथ लगेगी, उसको सही भारत कहेंगे हम। तो मोस्ट स्कॉलर्स आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग और रिकंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स इंटेंशंस। मूल ग्रंथकार का आशय प्रकट करने वाला मूलगामी पाठ जो खोज निकाला जाता है, वही हमारी गवेषणा का विषय होता है। ठीक है, तो टेक्सुअल क्रिटिसिज्म की आप डेफिनेशन हम देखेंगे कि व्हाट इज टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। द टेक्सुअल क्रिटिक सीक्स टू डिटरमाइन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एकत्र की गई बहुत सारी पांडुलिपियां, उनमें से ओरिजिनल पाठ क्या है, मूलगामी पाठ क्या है, उसका डिटर्मिनेशन करना, निर्धारण करना, निश्चय करना कि यही पुराना पाठ है, यही मूलगामी पाठ है। वो टेक्सुअल क्रिटिक यानी पाठालोचक का लक्ष्य ये होता है। विच द क्रिटिक बिलीव्स टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू ए लॉस्ट ओरिजिनल। जो कालग्रस्त हुआ पाठ है उसके नजदीक जाने का ये उपक्रम है। पाठालोचना में हम क्या करते हैं, वर्तमान में जो पांडुलिपि मिलती है वो 100-150 साल पुरानी होती है, उससे हटकर हमें अतीत में जाना है। पहले क्या था, उससे पहले क्या था, और कवि ने क्या लिखा था। दैट इज द इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और सम अदर वर्जन्स ऑफ ए टेक्स्ट एज इट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। भूतकाल में इस ग्रंथ के कोई दूसरा भी स्वरूप रहा था। कोई कोई ग्रंथ दो शाखाओं में विभक्त होते, उत्तर भारत का पाठ अलग होता है, दक्षिण भारत का पाठ अलग होता है। तो प्रत्येक ग्रंथ की शाखा प्रशाखाएं भी एक ज्ञान का बिंदु होता है, जिज्ञास्य बिंदु होता है। इसके विषय में भी हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठाइए। टेक्सुअल क्रिटिसिज्म और लोअर क्रिटिसिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फाइलोलॉजी और बिब्लियोग्राफी। अभी मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट ये विकिपीडिया पर दिया हुआ, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म पर आप विकिपीडिया खोल कर देखेंगे तो ये डेफिनेशन प्राप्त होती है, उसमें ये बात लिखी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं छात्रों को, प्रबुद्ध छात्रों को, आधुनिक जमाने के छात्र जो हाथ में गूगल महाराज को उपस्थित रखते हैं हर समय, वो शायद देख लेंगे तो उसको ये बात समझ में होनी चाहिए कि वाई फाइलोलॉजी एंड वाई बिब्लियोग्राफी। तो टेक्सुअल क्रिटिसिज्म or lower criticism is a branch of philology or bibliography that is concerned with the identification and removal of errors from the text and manuscript. ये केवल भाषा शास्त्र और ग्रंथों का सूचीकरण का संदर्भ नहीं है, उसका संबंध अशुद्धियों को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ एरर्स। जो परंपरागत पांडुलिपियां हैं उनमें अशुद्धि कहाँ है उसको पहले पहचानो और उन अशुद्धियों को दूर करो, दुरस्तीकरण, रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट। जो छपी किताबों में अशुद्धियां हैं या लिखित मानवकृत प्रतिलिपिकरण से प्राप्त हुई पांडुलिपियां में जो अशुद्धि है उसको दूर करना। ठीक है, तो अब देखते हैं पाठालोचना का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द टारगेट पॉइंट, हम कहाँ तक जाना चाहेंगे। पाठालोचना का भी कोई लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हम, जैसे हम साधन चतुष्टय की बात करती हैं तो कौन अधिकारी है, कौन विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसको संबंध अधिकारी की बात हम जब करते हैं तो पाठालोचना का लक्ष्य भी हमको समझ लेना चाहिए। हम क्या सीखने बैठे हैं, क्या प्राप्त करेंगे इसको करके। तो प्राचीन या प्राचीनतर हो ऐसे तथा अधिक श्रद्धेय या मौलिक हो ऐसे पाठ की गवेषणा करके उसको शुद्ध करके पुनः प्रतिष्ठापित करना वह पाठालोचना का लक्ष्य है। प्राचीन या प्राचीनतर हो ऐसे तथा अधिक श्रद्धेय या मौलिक, एक एक शब्द ध्यान से देखिए, सबके पीछे एक अर्थ निहित है। देयर इज सम स्पेसिफिक इंटेंडेड मीनिंग। प्राचीन पाठ को खोजो, हो सके तो प्राचीनतर पाठ को खोजो, और रिलायबल, अधिक श्रद्धेय यानी दैट विच इज मोस्ट रिलायबल। हाँ, अब उसमें शंका नहीं है, ऐसे अधिक श्रद्धेय पाठ को खोजो, और हो सके तो कवि के नजदीक का मौलिक पाठ की भी गवेषणा आप करने का प्रयास करो, उसको शुद्ध करके पुनः प्रतिष्ठित करना वह पाठालोचना का लक्ष्य है। वी आर ट्राइंग टू रीच व्हाट कालिदास माइट हैव रिटन। कालिदास ने क्या लिखा होगा
वहां तक हमें जाना है। पांडुलिपियों में क्या पढ़ा जा रहा है वो नहीं। पांडुलिपि में तो तरह तरह का लिखा हुआ मिलेगा, अभी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। लेकिन हमको मौलिक पाठ की खोज करना है, मूलगामी पाठ। मूलगामी यानी कवि या शास्त्रकार ने अपने हाथ से लिखा हुआ क्या होगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ आवर रिसर्च। पाठालोचना का यह लक्ष्य है। तो मूल ग्रंथकार को अभिष्ट हो ऐसा पाठ अभिप्रेत है। ऐसा करने से परंपरागत पाठ में गिरावट आने में रोक लगती है। ऐसी पाठालोचना का लक्ष्य ये है कि जब हम ऐसा करेंगे तो अब उसमें कोई नया प्रदूषण दाखिल नहीं होगा। वी आर trying to prevent more lapses in a traditional text। परंपरागत रूप से जो पाठ चला रहा है उसमें गिरावट कम करने का ये उपक्रम भी है। न केवल मूलगामी पाठ खोजना, लेकिन साथ साथ में अभी भी हम ऐसी पांडुलिपियों की दूसरी पांडुलिपि तीसरी पांडुलिपि बनाते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में, हमारी दृष्टि में दोष होने के कारण हम उसमें और पाठ में गिरावट लाएंगे, पाठ को बदलते रहेंगे और मूल पाठ विनष्ट हो जाएगा। सो वी शुड गो फॉर दिस टाइप ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, दैट इज द डेजिडेरेटम ऑफ टाइम। ये समय की मांग है, आधुनिक समय की मांग है। फिर से एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक उदाहरण मैं पढ़ना चाहूंगा। टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, a general term given to the skilled and methodical application of human judgment to the settlement of text। पांडुलिपियों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ मिलते हैं उसको व्यवस्थित करना है, उसका व्यवस्थापन करना है, सेटलमेंट ऑफ टेक्स्ट। और उसमें मनुष्य की सामान्य बुद्धि को, कॉमन सेंस को लगानी है कि दो तरह का तो कवि नहीं लिखेगा, शास्त्रकार दो तरह का तो नहीं लिखेगा, ऐसा अशुद्ध तो नहीं लिखेगा। तो टेक्सुअल क्रिटिसिज्म एक जनरल टर्म, एक सामान्य रूप से उसको कैसे किस अर्थ में समझा जाता है। ए जनरल टर्म गिवन टू द स्किल्ड एंड मेथोडिकल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जजमेंट। मनुष्य अपनी सामान्य बुद्धि से भी इस पर सोच लगाएगा, विचार करेगा तो परंपरागत पाठ में आशंका उसको खड़ी हो जाएंगी। बाय ए टेक्स्ट is to be understood a document written in a language known more or less to the inquirer and assumed to have a meaning which has been or can be ascertained। पाठ वह होता है जो लिखित रूप में चला रहा है, ठीक है, और उसकी भाषा को आप पाठालोचक समझता है, संस्कृत समझते हैं, संस्कृत जानते हैं आप अच्छी तरह से। उसका जो इंक्वायरी करने वाला है पाठालोचक है, वो भाषा को जानता है, उसका प्रतिपाद्य विषय जानता है और वो निश्चित एक पाठ की दिशा में जाना चाहता है कि यही लिखा होगा कालिदास ने, यही शास्त्रकार ने लिखा होगा। द एम ऑफ टेक्सुअल क्रिटिक may then be defined as the restoration of the text as far as possible to its original form, the form intended by its author। मूल ग्रंथकार को अभिष्ट हो ऐसे पाठ की गवेषणा करना, ऐसे पाठ का रिस्टोरेशन यानी पुनः करना, पुनः प्रतिष्ठित करना, ये पाठालोचना का लक्ष्य होता है। दिस इज द एम ऑफ द टेक्सुअल क्रिटिक। पाठालोचक ये काम करना चाहता है कि मैं प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ को खोज निकालूंगा। हो सकेगा तो कवि के घर जाके मैं पूछ लूंगा कालिदास को कि क्या आपने यही लिखा था। दैट इज द गोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक इनटू द पास्ट। वर्तमान में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों के आधार पर अतीत में जाने की प्रक्रिया को पाठालोचना या पाठानुसंधान कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं, ये चित्र भी आप देख रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने पीछे पीछे हट करता है, मुख ऐसे है लेकिन पीछे की ओर कदम रखता जा रहा है। अतीत में जाने की, वर्तमान में खड़े रहकर अतीत में जाने की प्रक्रिया को पाठालोचना कहते हैं। तो वर्तमान में उपलब्ध हो रही आज की पांडुलिपि संग्रहालय में जाकर आप जब पांडुलिपियां निकालेंगे तो 200, 300, 400 साल पहले लिखी होगी, लेकिन कालिदास तो प्रथम शताब्दी में है, यानी 2000 वर्ष पहले है। भवभूति 8वीं शताब्दी में खड़े हैं।
तो वर्तमान में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों के आधार पर अतीत में जाने की प्रक्रिया को पाठालोचना या पाठानुसंधान कहते हैं। आज उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों में संचरित हुए अशुद्ध एवं एक समान नहीं अर्थात विविध पाठांतरों में से ऐसे पाठ में से मूलगामी पाठ की गवेषणा जो करनी है उसको पाठालोचना कहते हैं। वी आर फेसिंग सम स्क्रैबल एरर, लिपिकार के हाथ से हुई अशुद्धियां के साथ हम जूझ रहे हैं। नॉट ओनली स्क्रैबल एरर, लिपिकार की अशुद्धियां के साथ ही हम काम नहीं लेते हैं, हमारा मुकाबला होता है विविध पाठांतरों के साथ भी। कोई पांडुलिपि में ऐसा लिखा है, दूसरी पांडुलिपि में कुछ दूसरा लिखा है। तो विविध पाठांतरों से भरे पाठों में से मूलगामी पाठ को खोजना है। दैट इज टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, वह पाठालोचना है। तो अर्वाचीन काल से हटकर हमें मध्यकालीन समय में जाना है, वहां से प्राचीन काल में क्या पाठ रहा होगा, उससे आगे हटकर प्राचीनतर काल में क्या होगा, प्राचीनतर से प्राचीनतम पर। ये सब केवल कहने के लिए थियोरी नहीं है, ये सब सही है और मैंने करके दिखाया है शाकुंतल पर। आज जो हम शाकुंतल पढ़ रहे हैं वो 16वीं शताब्दी का पाठ है। मैंने पीछे हट करके कश्मीरी पांडुलिपियां खोज निकालकर भुर्ज पत्र पर लिखी हुई दुनिया की सबसे प्राचीन शारदा पांडुलिपियां खोज निकाली। उसमें से मैंने 750 वाला शाकुंतल खोज निकाला है। आज जो पढ़ते हैं वो 16वीं शताब्दी का देवनागरी पाठ पूरे देश में चल रहा है। तो पीछे की ओर जाकर पाठ संपादन हो सकता है, वो मैंने अनुभव से सिद्ध करके दिखा दिया है। ये केवल लिखा हुआ आप जो पढ़ रहे हैं उसको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। तो अर्वाचीन से लेकर मध्यकालीन, उससे प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतम, और हो सके तो मूल ग्रंथकार ने क्या लिखा होगा यह खोज निकालना, यह पाठालोचना कही जाती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मौलिक पाठ में विकृति कैसे होती है वो अब देखेंगे कि भाई कालिदास ने लिखा था वो बदल कैसे गया, विकृत कैसे हो गया। तो विकृति होना तो स्वभाव है। गंगा जी उतरती है कहां से, हिमालय से उतरती है। ऋषिकेश तक उसका पानी स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार होके इलाहाबाद आता है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, करोड़ों लोग स्नान करते हैं, तो उनके शरीर का मल उसमें मिश्रित होता है, वो पानी प्रदूषित हो ही जाता है। तो जो गति पानी की होती है और वही पानी जब आगे बढ़ता 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 बिहार भागीरथी होते हुए कलकत्ता में गंगा सागर के पास जाकर मिलेगा समुद्र में, तब तक वो पानी स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। जो गंगा जी का पवित्रतम पानी होता है वो पानी आप कलकत्ता की गंगा में, हुगली नदी में जाकर उसका आचमन नहीं कर सकते। आपको रोग हो जाएगा, रुग्णता आ जाएगी, चर्म चमड़ी के प्रॉब्लम हो जाएंगे, इतना प्रदूषण। तो जो गति पानी की होती, क्योंकि गंगा नदी 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करके हिमालय से उतर के 1500 किलोमीटर के बाद गंगा स्वर्ग सागर में जाके मिलती हैं। तो कालिदास भी प्रथम शताब्दी से चलकर हमारे हाथ में आए हैं 21वीं शताब्दी में, तो वो यथातथ रूप में नहीं आ सकते हैं। जैसे पानी प्रदूषित होता है उसी तरह से हमारे कवियों के, हमारे शास्त्रकारों के पाठ भी प्रदूषित हुए हैं, छपी किताबों में यह मौजूद है। सो बी अलर्ट फ्रॉम दिस मोमेंट। हमें फिल्टर का प्लांट लगाना पड़ेगा पानी को शुद्ध करने के लिए। जैसे एक्वागार्ड लगाते हैं ना, तो एक्वागार्ड की टेक्निक होती है, उसी तरह से हम पाठ को शुद्ध करने की, प्यूरिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट की विद्या आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। Whenever a text is transmitted, जब भी कोई पाठ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास आता है, वेरिएशंस occurs, पाठ भेद क्रिएट होते हैं। दिस इज बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर केयरलेस, क्योंकि मानवकृत प्रतिलिपिकरण वो केयरलेस होता है। हम सावधानी से निष्ठापूर्वक प्रतिलिपिकरण नहीं करते हैं। इट्स फॉलिबल एंड ओकेजनली परवर्स। हम कोई न कोई गुस्ताखी करते रहते हैं, मूल पाठ को बदलने की चाहत भी हो जाती है। कालिदास को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए।
कभी कभी हमारे मन में रहा कवित्व प्रकट हो जाता है। शास्त्रकार को ऐसा नहीं लिखा। अब ये जब संप्रदाय होते हैं ना, तो केवलाद्वैत वेदांत वाले आचार्य कुछ लिखेंगे, उसी श्लोक को लेकर भगवत गीता पर जब मध्वाचार्य कमेंट्री लिखेंगे या वल्लभाचार्य, तो वो अपने संप्रदाय के अनुसार विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद के अनुकूल वो व्याख्याएं करते हैं और श्लोक के पाठ को बदल देते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, पाठ बदलने के कई कारण होते हैं। दिस इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर केयरलेस। सबसे पहले तो प्रमादी है, सही सही प्रतिलिपिकरण नहीं करता है, फॉलिबल है, अज्ञात कारणों से भी कुछ चूहे खा जाएंगे, दीमक लग जाएंगी, और वो गुस्ताखी भी कर लेगा, स्वयं जानबूझकर भी पाठ बदल देगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। वेरिएंट्स कैन अकर इन सेवरल वेज। पाठभेद अनेक कारणों से पैदा होते हैं, थ्रू मैकेनिकल डैमेज और एक्सीडेंटल ओमिशंस, थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू चेंजेस इन फैशंस ऑफ राइटिंग। लिखावट का आकार बदलने के कारण, लिपियों हर शताब्दी में बदलती रहती है, लिपि का आकार बदलता रहता है, उस कारण से भी पाठ में गिरावट आती है। थ्रू इग्नोरेंस ऑफ लैंग्वेज, कदाचित हम संस्कृत ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए भी पाठ को बदलते रहते हैं। प्रतिपाद्य विषय को नहीं जानने के कारण पाठ में परिवर्तन होते हैं। थ्रू इंटेंशन, थरो इन इंटेंशनल और स्टूपिडिटी, कदाचित हमारी मूर्खता के कारण भी हम पाठ को बदल देते हैं। एंड थ्रू डेलिबरेट एफर्ट्स ऑफ करेक्शंस। अभी अभी हम देखेंगे आगे चलकर, पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी बनारस के बहुत बड़े माने हुए महाप्राज्ञ सनातन कवि हैं, अलंकार शास्त्र कंठस्थ है, फिर भी वो कदाचित ऐसा करते हैं कि पांडुलिपियों में नहीं मिलते पाठ भी हमको लगता है कि कालिदास ने ऐसा लिखा होगा। तो डेलिबरेट एफर्ट्स जो की बात है यहाँ, जानबूझकर भी हमारे जो प्रबुद्ध संपादक होते हैं वो भी कदाचित कोई पाठ बदल देते हैं और फुटनोट में लिखते नहीं है कि मैंने परिवर्तित कर दिया है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस पॉइंट। इसीलिए मैं आपको एक मूल मंत्र आज दे रहा हूं कि छपी किताब पर अब से विश्वास नहीं करना, आपको स्वयं उसकी पाठालोचना करनी चाहिए। अब कुछ उदाहरण के द्वारा मैं मेरी बात का समापन करना चाहूंगा। अब देखिए, जब भी हम मैकेनिकल यानी मशीनरी ट्रांसलिटरेशन में जाते हैं, यांत्रिक प्रतिलिपिकरण की तकनीकी का भारत में आगमन 18वीं शती के प्रायः उत्तरार्ध में होता दिखता है। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतल का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जॉन्स ने प्रकाशित किया। उससे पहले 1734 में यानी 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में मनुस्मृति का अनुवाद उन्होंने छपवाया था कलकत्ता से। यानी 18वीं शती के प्रायः उत्तरार्ध में भारत में प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। जो आज प्रिंटिंग प्रेस, जेरोक्स, फोटोकॉपी, स्कैनिंग, पीडीएफ, डिजिटल फॉर्म इत्यादि में सुविकसित स्वरूप में उपलब्ध है। लेकिन उससे पहले क्या था? तो पहले की स्थिति जब देखते हैं तो मानवकृत प्रतिलिपिकरण का दौर चल रहा था। मैन्युअली एवरी टेक्स्ट हैज बीन रिटन डाउन। जब भी मनुष्यकृत प्रतिलिपिकरण होगा तो स्खलन होना ही था, अवश्यंभावी था, क्योंकि मनुष्य की पहचान ही हमने ऐसे बनाई। हमारी गुजराती भाषा में कहावत है, मानस मात्र भूलने पात्र। मनुष्य है तो वो भूल करेगा ही करेगा, भूल करने के काबिल है। अंग्रेजी में उसी अर्थ का एक वाक्य भी है, नो मैन इज परफेक्ट। सभी मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने कोई न कोई गलती होती है, हूबहू प्रतिलिपिकरण होता ही नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड, इस बात को मान लीजिए आप कि जब भी कोई लहिया एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि बनाएगा तो उसमें कोई न कोई अशुद्धि प्रविष्ट होगी ही होगी। पाठ शुद्ध रूप में आप तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसीलिए आधुनिक काल के छात्रों को पांडुलिपियां लेकर पाठ के शुद्धिकरण का प्रयास करना चाहिए। उसी को पाठालोचना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे क्लासरूम में हमारे गुरुजी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन उसको हम सही रूप में हमारी नोटबुक में नहीं लिखते। तो अपने घर जाकर देख लेना कि गुरुजी ने कुछ लिखा था, हमने हमारी कॉपी में कुछ और लिख दिया है। ये हमारा डेली अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
यांत्रिक प्रतिलिपिकरण के अभाव में क्या होगा उस जमाने में, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आई थी तब। वैसे 1450 में जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग नाम के विद्वान ने पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव किया, इन्वेंशन किया था। जॉन गुटनबर्ग नाम याद रखना चाहिए आपको, कि इस विश्व में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पैदा करने वाला इंजीनियर कौन था, उसका नाम है जॉन गुटनबर्ग। 1450 में आया था, ठीक है। लेकिन बहुत प्रारंभ काल की थी, और वो स्वर्णकार का लड़का था। स्वर्ण के बीबा बनाना, उसमें से अलंकार बनाना, उसके आधार पर उसने कुछ वर्णाकृति लिखने के लिए प्रयास किया। उनमें से प्रेस डेवलप होना शुरू हुआ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि प्रेस कैसे आए। तो एक स्वर्णकार का पुत्र था, उसने ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आरंभ किया, जॉन गुटनबर्ग उसका नाम है। लेकिन भारत में आते आते उनके जैसे G2, G3, G4, अब G5 आ गया हमारे मोबाइल में, उसी तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी इन्वेंशन होते रहे, विकास होता रहा। भारत में आते आते 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आ जाता है। बाद में बहुत चेंज होते रहे, अभी तो हम बहुत आगे निकल गए हैं। तो प्रतिलिपिकरण से लिखी गई पांडुलिपियों में जो पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता हुआ चला आता होता है, उसकी शुद्धता एवं मौलिकता को परखे बिना यदि संपादन एवं प्रकाशन किया जाएगा, तो वह मूल कवि या शास्त्रकार के साथ सही न्याय नहीं करेगा। यदि हम पांडुलिपि में जो पढ़ रहे हैं उसी को एज इट इज प्रकाशित कर देंगे ना, तो मामला बिगड़ जाएगा। मूल कवि के साथ न्याय नहीं होगा। मूल कवि ने तो मूल में शुद्ध ही लिखा होगा। बीच वाले जो लहिया होते हैं, उन लहियाओं ने अपने अज्ञान, अपनी असावधानी के कारण और जानबूझकर कदाचित जो पाठ बदल दिए हैं, उसको अपने मूल स्थिति में ले जाना चाहिए हमें। तो मूल कवि तो मर गए हैं, कालिदास हमारा हाथ पकड़ने आने वाला नहीं है। तो जो भी भूतकाल में अज्ञात नामधारी लहिया ने अज्ञान जन्य या अनवधानवशात गलत लिख दिया होगा, उसका ही प्रचलन चलता रहेगा। सो वी आर बाउंड टू मेक सम करेक्शंस। एवं जो अंश प्रक्षिप्त या संक्षिप्त किया गया होगा, वह भी मूल कवि के नाम पर आरोपित हो जाएगा। कोई कोई लोग, जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान हमारा कश्मीर का भाग हड़पने के लिए अपना नक्शा नया बताएगा, ये हमारा पाकिस्तान है। तो कोई दूसरे कवियों के श्लोक भी बीच बीच में दाखिल किए जाते हैं, तो कहते हैं कि ये देखो रामायण में मिलते हैं या हितोपदेश में मिलते हैं। तो कदाचित एक कृति से उठाकर कुछ श्लोक को दूसरी कृति में भी दाखिल किए जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति चलती रहती है, इसीलिए पाठ का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। उदाहरणतः नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैडम ने बताया कि मैं उत्तर रामचरित का संपादन कर रहा हूं। मेरे बगल में अभी 26 मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है। अभी इसी मोमेंट पर मेरे हाथ में बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। यहाँ पर जब किसी भी काव्य या शास्त्र ग्रंथ की एकाधिक पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब उनके लिखितांश में समानता प्रायः नहीं मिलती है। अलग अलग 26 पांडुलिपियां जब मैं देखता हूं, कंपैरेटिव स्टडी करता हूं, तो अलग अलग निकलता है। एक पांडुलिपि में जो वाक्य होगा, वह वही वाक्य दूसरी पांडुलिपि में अंशतः परिवर्तित स्वरूप में भी होगा। कुछ शब्द अशुद्ध भी होगा अथवा सर्वथा भिन्न भी होगा। ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। थोड़ा ऊंची की, हाँ। उत्तर रामचरित की पांडुलिपियों में पहला ही पद्य नांदी पद्य में प्राप्त हो रहे पाठभेद हम देखते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, वंदे महीचतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। पांडुलिपि में कलाम वाक्यांत होते हुए भी अनुस्वार के रूप में लिखा है, वहां म हलंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा अशुद्ध लिखते हैं। अब जो जो डिफरेंट कलर में मैंने शब्द दिए उसको देखिए। दूसरी पांडुलिपि उठा के देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, इदम का विभ्य पूर्वेभ्यो। देखिए यहाँ पर अनुचित से डबल वर्क बनाया, रेफ घटित होने के कारण पूर्व में पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे वंदे महीचताम
वाचम को बदल के वाणीम कर दिया, वाणीम अमृताम आत्मनः कलाम। तीसरी पांडुलिपि में क्या है, इदम गुरुभ्यः सर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्मे, पूरा शब्द निकाल दिया। कविभ्यः पूर्वेभ्यः दोनों को हटा दिए, गुरुभ्यः सर्वेभ्यः, तो पाठभेद आ गया। अब प्रश्न होगा बहुभूति ने क्या लिखा था, और वंदे मही क्रियापद को हटा दिया, विंदेम देवताम वाचम अमृता मामात्मनः कलाम। एक माँ को दोबारा लिख दिया, अशुद्ध कर दिया। माँ जो रेड इंक में है, जो लिखना नहीं था लेकिन पुनरुक्ति दोष हो गया, तो 2 बार माँ लिख दिया। बिंदेम देवताम वाचम अमृता मामात्मनः कलाम। यहाँ प्रश्न होता है कि कवि भवभूति ने मूल में क्या लिखा होगा, उसमें क्या शुद्ध पाठ है और क्या मौलिक पाठ है, मूलगामी पाठ क्या है, या कम से कम प्राचीनतम क्या है। वी शुड ट्राई टू डिसाइड। ठीक है, अब देखिए गंगानाथ, बस आगे बढ़िए, राइट 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 मैडम, ऊपर उठाइए। ये गंगानाथ जहाँ परिसर से मैंने प्राप्त की पांडुलिपि ही उसकी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, उसको पढ़ने की आप प्रयास कीजिए। अब इस शास्त्र में आपका मैं प्रवेश करवाता हूं। जब तक पांडुलिपि देखेंगे नहीं तब तक ये समस्या को समझ नहीं पाएंगे आप। जो अभी तक पढ़ा हमने उसको देखिए ध्यान से। इदम गुरुभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, गणेशाय नमः तो दिखाई पड़ा आपको, श्री गणेशाय नमः। बाद में ग्रंथ शुरू करते हैं, इदम गुरुभ्यः आया, कविभ्यः पूर्वेभ्यः नहीं है, गुरुभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, विंदेम देवताम वाचम अमृतामात्मनः कलाम। ठीक है, तीसरी लाइन अलमति विस्तरेण है, उसके नीचे देखिए। लेकिन अलमति विस्तरेण को पढ़ने के बाद अद्य खलु देखते हैं हम, अद्य खलु। अब जब दूसरी पांडुलिपि देखेंगे तब ये 2 शब्द पर ध्यान दीजिए आप। इदम गुरुभ्यः है और यहाँ अद्य खलु है। अब नेक्स्ट ऊपर उठाइए तो दूसरी पांडुलिपि, यही भी गंगानाथ झा परिसर से मैंने प्राप्त की है, उसमें क्या लिखा देखिए, थोड़ा नीचे कीजिए, बस बस बस। श्री गणेशाय नमः, नंदी इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे। तो यहाँ देखिए, गुरुभ्यः निकल गया, कविभ्यः आ गया, इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, विंदेम देवतां वाचम अमृतामात्मनः कलाम, नान्यन्ते सूत्रधारः अलम अति विस्तरेण अथ खलु। अद्य निकल गया, अद्य के स्थान पर क्या आ गया, अथ खलु भगवतः काल प्रियनाथस्य। अब यहाँ काल प्रिय है ना, कहीं कहीं पर काल प्रियानाथस्य भी मिलता है, काल प्रियानाथस्य यात्रायाम आर्य मिश्रान विज्ञापयामी इत्यादि। तो आप देखिए, अलग अलग पांड में तो केवल 2 पांडुलिपि आपके सामने रखी है। 26 पांडुलिपि देखेंगे तो 26 में अलग अलग मिलता है। सबसे पहले पद्य में गड़बड़ चलती है, पूरे नाटक को तो बाद में देखेंगे, उसके लिए आपको 2-4 वर्ष काम करना पड़ेगा। समग्र देश से सारी पांडुलिपि एकत्र करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी पांडुलिपि समग्र देश से प्राप्त की है। अभी भी मैं नीचे गया था केरला में, त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी, त्रिपुनितुरा, वहां से एर्नाकुलम, वेलियानाड, तरह तरह के आश्रमों मठों में से ताड़पत्र पर लिखी हुई उत्तरामचरित की, नाट्यशास्त्र की, शाकुंतल की पांडुलिपि, अभी वर्तमान 10 दिन पहले की बात बोल रहा हूं मैं, वो ले आया हूं। तो उनका जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो प्रश्न होता है कि मूल में क्या लिखा होगा। इसीलिए प्राचीन से प्राचीनतम पांडुलिपियों की खोज पहले करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल। आपका मैं एक विषय में प्रवेश मैंने करवा दिया, समस्या क्या है उसका उदाहरण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर दिया। अब बहुत महत्व का बिंदु आपके सिलेबस में रखा गया है कि पाठालोचना एवं पांडुलिपि संपादन का संबंध क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, व्हाट इज टेक्सुअल क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेक्स्ट एडिटिंग। एडिटिंग शब्द और टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, 2 के बीच में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। हम संस्कृत वाले सब जगह पर संबंध खोजते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं तो अनुबंध चतुष्टय में भी संबंध खोजते हैं कि प्रतिपादक संबंध है या नहीं, जो शीर्षक है वही विषय नीचे लिखा है या नहीं। उसी तरह से जो पाठालोचना है और पांडुलिपि के संपादन का जो बिंदु हम रखेंगे आपके सामने, तो उनके बीच में रिलेशनशिप कौन सी है।
जैसे मैं एक कुर्सी पर बैठा हूं, आप अपने घर में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका और कुर्सी का भी एक संबंध है। कौन सा संबंध है? आधार आधेय भाव संबंध है। आप आधेय हैं और आधार कौन है? आपकी कुर्सी, वो आधार है। उसी तरह से दो बिंदु जो है, पाठालोचना और पांडुलिपि संपादन, उनके बीच में क्या संबंध है? तो वहां पर उपाय एवं उपेय का संबंध है। दोनों के बीच में उपाय एवं उपेय का सीधा संबंध है। पाठालोचना एक उपाय है, साधन है, तो अंततो गत्वा पाठ संपादन करना वह उपेय है, साध्य है। पाठालोचना करनी यानी गुण पक्ष का दर्शन करना, आशंका जताना, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या प्राचीन समय में लिखा था, प्राचीनतर समय में क्या लिखा था, उसको देखना, कंपैरेटिव स्टडी करना, अनेक पांडुलिपियों को आपस आपस में लेखा जोखा करना, उसकी तुलना करना कि कौन में सही पाठ होगा। तो पाठालोचना एक उपाय है, साधन है, और उसके बाद जो आप पाठ संपादित करेंगे यानी सही पाठ को ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, उसका संग्रह करेंगे, उसका प्रकाशन करेंगे, तो उसको साध्य कहते हैं, दैट इज उपेय। बिना पाठालोचना किए, पाठालोचना मीन्स व्हाट, तो ब्रैकेट में लिखा है, परंपरागत पाठ की, संचरित पाठ की सच्चाई अथवा शुद्धि तथा मौलिकता निर्धारित बिना किए सही पाठ, प्राचीनतम पाठ और मौलिकता के नजदीक हो ऐसे पाठ का संपादन नहीं किया जा सकेगा। विदाउट डूइंग एनी टेक्सुअल क्रिटिसिज्म यू कैनॉट एडिट एनी टेक्स्ट। बिना पाठालोचना किए सही पाठ या प्राचीनतम पाठ या मौलिकता के नजदीक हो ऐसे पाठ का आप संपादन नहीं कर पाएंगे। तो परंपरागत पाठ का शुद्धिकरण और मौलिकता निश्चित करना, यह दोनों बिंदु ध्यानास्पद है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। ये पहले तो मैंने बोल दिया कि यूरोपियन विद्वान लोग ये विद्या हमारे वहां ले आए, तो अब तो IKS का जमाना है, भारतीय ज्ञान प्रणाली, तो ये विद्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। द लास्ट सबमिशन हमने शुरुआत की कि ये यूरोपियन कंट्रीज से आई है, कंपेरेटिव फाइलोलॉजी के साथ संबंध है, बिब्लियोग्राफी के साथ संबंध है, सब बात बताने के बाद हमारे मूल की भी हमें गवेषणा करनी चाहिए। क्या नितांत रूप से हम ऐसी इसी विद्या से अज्ञात थे? नो, हमारे वहां भी इस विद्या का बीजारोपण हुआ था, पल्लवन हुआ था, लेकिन हमने यूरोपियनों के आने के कारण हमने हमारे अस्मिता को खो दिया। लेकिन आज ऐसा अब स्वतंत्र भारत में समय आ गया है कि हमारे ग्रंथों को टटोल के उसमें ये विद्या कहाँ पर लिखी है, कहाँ इस विद्या का निरूपण किया गया है, उसको खोज निकालना चाहिए। तो आपके लिए मैंने ये कोटेशन रखा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कि राजाओं के शासन में दस्तावेजीय सामग्री के जो कागजात होते हैं, उनके पाठ संपादन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत ध्यानाकर्षक बात कही गई है। जैसे कि शासकीय दस्तावेजों का क्रमशः संचयन होना चाहिए, मीन्स कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट। हमारे शास्त्रकार तो संचयन कहेंगे, संचय करना मीन्स कलेक्शन करना। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज लोग हमको यही सिखाएंगे कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा बिंदु है संकलनम, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। उसका लेखन काल को देखकर, कौन 16वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, कौन 15वीं शताब्दी के है, कौन 14वीं शताब्दी के हैं। तो लेखन काल के हिसाब से जब पांडुलिपियों को हम व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक से सीधे से हम प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम काल में कैसा पाठ था वो खोज पाएंगे। तो संकलनम। तीसरा बिंदु है संशोधनम, मीन्स रिमूवल ऑफ एरर्स। क्योंकि काल बीतते बीतते तेल पड़ने, पानी गिरने के कारण, आग लगने के कारण, चूहे खा जाने के कारण, दीमक लगने के कारण कुछ पाठ भ्रष्ट भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। तो और लिपिकार अज्ञानी होगा तो अशुद्धियां भी डाली होगी उसने। तो रिमूवल ऑफ एरर्स एंड नेसेसरी एमेंडेशन, एमेंडेशन मीन्स पाठ सुधारना करना, ये बात भी कौटिल्य ने कही थी हमको। बाद में इतना कार्य करने के बाद पांचवा चरण भी बताया,
संलेखनम यानी प्रकाशनम, उसको रीराइट करो, रिकम्पोज करो, शुद्ध करके पाठ को लिखो, रिकम्पोजिंग एंड देन पब्लिकेशन। तो इनको पाठ ग्रहण, पाठ संशुद्धि एवं पाठ संपादन का आदर्श क्रम कहा जाएगा, जो हमारे मूल भारत में ही विद्या थी ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, उससे भी आगे, शायद उससे भी आगे। कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद सम्राट अशोक आते हैं और बीच में भगवान बुद्ध आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी विद्या भारत में से निकली थी, लेकिन यूरोपियन विद्वानों के कारण हमने वहां से शुरू की, लेकिन अंत में जाकर हम भारतीय विद्या के रूप में उसको देखना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।